आज हम बात करेंगे एक समस्या, घरेलू हिंसा। एक ऐसी समस्या है जो कि भारत ही नहीं बल्कि संसार के अनेक स्थानों पर ये समस्या दिखाई पड़ती है। घरेलू हिंसा की जब बात आती है तो हमको सीधे सीधे स्त्री हिंसा, महिलाओं के प्रति हिंसा सामने आती है। हालांकि घरेलू हिंसा किसी के प्रति भी हो सकती है घर के अंदर, लेकिन ज़्यादातर ये हिंसा का जो प्रयोग होता है वो महिलाओं के विरुद्ध होता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं के प्रति हिंसा लगातार बढ़ रही है। वर्तमान समय में ये हिंसा बहुत ज़्यादा देखने में आती है। घरेलू हिंसा को पारिवारिक हिंसा भी कह सकते हैं। घर के किसी व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जैसे कहा महिलाओं के खिलाफ होती है। इसमें सास ससुर हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, देवर भाभी हो सकते हैं, या परिवार का कोई और व्यक्ति भी हो सकता है जो इस तरह की हिंसा का प्रयोग करता है। पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा के कई आधार हो सकते हैं, जैसे कुछ यौन सुख प्राप्त करने के लिए इस तरह की हिंसा कर सकते हैं परिवार के अंदर, कुछ धन प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, दहेज के लिए पत्नी को पीट सकते हैं, कमज़ोर पर सत्ता स्थापित करने के लिए हो सकता है परिवार के अंदर, तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियाँ भी इसके लिए एक आधार हो सकती हैं। इसके अलावा हिंसा के कई रूप भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं घरेलू हिंसा एक तो है इसमें दहेज संबंधी पत्नी को पीटना है या लैंगिक दुर्व्यवहार की दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ आपराधिक हिंसा का दृष्टिकोण भी देखने में आता है, जिसमें बलात्कार है, अपहरण है। इसके साथ साथ सामाजिक हिंसा का एक रूप भी देखने में आता है। पत्नी व पुत्र वधू को माता एक तरह से पत्नी पुत्र वधू को ये एक तरह से मादा भ्रूण के लिए बाध्य करना, यानी कि तुम इसको समाप्त कर दो, दहेज के लिए तंग करना, इस तरह की हिंसा भी समाज में देखी जाती है। समाज में अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें होने के पीछे है हमारे देश का जो प्रचलित रीति रिवाज है, जो मूल्य हैं, जो विश्वास है, जो विचारधारा है, वो घरेलू हिंसा को विशेष रूप से महिला उत्पीड़न में योगदान देती है। बलात्कार की बात है, दहेज हत्या की बात है, महिलाओं को जलाने की बात है, या उनको घर से भगा देने की बात है, अपहरण की बात है, पीटना है। आज हमको आए दिन न्यूज़पेपर में दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है। भारत का जो 2/3 महिलाओं के प्रति जो अपराध का दृष्टिकोण है, महिलाओं के प्रति हिंसा का जो दृष्टिकोण है, वो कुछ राज्यों में ज़्यादा है। जैसे कि हम कह सकते हैं उसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान है। बाकी ज़्यादातर अगर हम देखें तो इन राज्यों में ही ये दृष्टिकोण ज़्यादा दिखाई पड़ता है। बाकी 30-35%, 37% अपराध अन्य राज्यों में दिखाई पड़ता है। देश में हर रोज़ कहीं ना कहीं बलात्कार की बातें, दहेज मृत्यु की बातें, अपहरण की बातें, यौन उत्पीड़न की बात की शिकार महिलाएं किसी न किसी रूप में होती है। इसमें कई रूप देखे जा सकते हैं, जैसे एक बलात्कार, यह एक दंडनीय अपराध है, ये सब मानते हैं, सब जानते हैं। जो धारा 376 के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका संभोग करता है तो वो बलात्कारी कहलाया जाता है। अधिकांश महिलाएं इस कृत्य को भुला देना चाहती हैं और इस आधार पर वो मेडिकल मुआवना का भी विरोध करती हैं और पुलिस न्यायालय द्वारा जांच नहीं चाहती है, क्योंकि इसमें अंतिम रूप से महिला की ही बेइज्जती हमारे समाज में देखी जाती है। ऐसी स्थिति में वो चक्कर है, कानूनी प्रक्रिया बड़ी लंबी चौड़ी है, ऐसी स्थिति में वो उस चीज़ को सहन नहीं कर सकती। बलात्कार संबंधी अध्ययन में यह भी पाया गया है, ये धारणा बिल्कुल गलत है कि महिला इसका विरोध करती है। ये बात कही जाती है कि महिला इसका विरोध करती है तो बलात्कार नहीं होते हैं, या बलात्कार केवल सुंदर स्त्रियों का होता है, ये भी बात गलत है, या फिर वे उसका आनंद लेती, ये भी बात गलत है, या बलात्कारी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति करते हैं, ये भी बात गलत है। अधिकांश बलात्कार स्वतः ही होते हैं, ये भी बात गलत है। उसी तरह से ये भी कह दें कि कोई अग्रिम योजना नहीं है, तो हम या फिर इसको ये बात भी गलत साबित होती है अध्ययन में कि मैथुन की तीव्र इच्छा बलात्कार में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, मतलब एक तरह से इससे कोई बात नहीं है।
इस तरह से बलात्कार के रूपों में भी अध्ययन किए गए हैं। दूसरी तरफ एक है दहेज हत्या। दहेज एक गंभीर समस्या है। सास ससुर, देवर, जेठ, पति, ससुराल के अन्य लोग यातनाएं देते हैं, भूखा रखते हैं, पीहर से पैसा लाने की डिमांड करते हैं। हालांकि इसके खिलाफ 1961 में कानून बना, लेकिन कानून बनने के बाद भी दहेज हत्या में कमी नहीं आई, बल्कि कानून बनने के बाद दहेज हत्याएं और ज़्यादा देखने में आती हैं। इसके खिलाफ कानून सख्त कर दिया गया, समय समय पर संशोधन किया गया, लेकिन उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। दहेज वर्तमान समय में कैंसर की तरह से फैल रहा है। भारत में प्रतिदिन दहेज की हत्याएं बढ़ रही हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो उच्च वर्ग में उतना दहेज हत्याएं नहीं जितना कि मध्यम वर्ग में है। इसमें भारत में विशेष रूप से जो 21 से 24 वर्ष की स्त्रियां हैं, आयु समूह है, उस पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यह उच्च जातियों में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। हत्या से पूर्व कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं, अर्थात उनको मजबूर किया जाता है कि अपने पीहर से पैसा लाओ। स्त्री, अभी तक हम ये कहते थे कि स्त्री अशिक्षित है इसलिए ऐसा होता है, लेकिन स्त्री के शिक्षित होने के बाद भी यह खत्म नहीं हुआ। प्रतिवर्ष दहेज हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ पत्नी को पीटना, घरेलू हिंसा। भारत में एक तरफ पत्नी को गृह लक्ष्मी माना जाता है कि वो घर की लक्ष्मी है। पत्नी को के अभाव में अनेक तरह के धार्मिक कृत्य नहीं हो सकते, ऐसा भी माना जाता है। जैसा कि श्री राम के समय में अश्वमेध यज्ञ की बात आई थी, तो उस समय उन्होंने एक सिंबॉलिक पत्नी को रखा। तो ये बातें भारत में फैली हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ पत्नी के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसे मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, कई तरह की बातें सुनने में आती हैं, उसे लातों से, घूसों से, एक तरह से अनेक तरह से लकड़ियों से मारा जाता है। अनेक अध्ययन में ये पाया गया कि पतियों द्वारा पत्नियों को चाकुओं से भी गोदा जाता है। 19वीं शताब्दी तक अगर हम देखें तो ऐसा कोई कानून नहीं बना था जिसमें पुरुषों के विरुद्ध इस तरह की दंड दिया जा सके। लेकिन आज कानून बनाने के बाद भी, आज हमारे पास कानून है, लेकिन कानून बनाने के बाद भी स्त्रियों का घर में उनके प्रति जो हिंसा है उसके विरुद्ध पुलिस में शिकायत नहीं करती, क्योंकि ये माना जाता है, पुलिस भी बिना शिकायत के कोई मामला दर्ज नहीं करती, क्योंकि माना जाता है कि ये उनका घरेलू मामला है, पति पत्नी का घरेलू मामला है, ऐसी स्थिति में नहीं कह सकती। एक वर्कशॉप में एक IPS अधिकारी ने यह भी कहा था कि अगर घर में कोई किसी के साथ मारता पीटता है और अगर कोई शिकायत नहीं करता तो हमें ऐसे में कैसे एक्शन लें। एक कार्यशाला में एक IPS अधिकारी ने बताया था। आहूजा ने अध्ययन में पाया कि विशेष रूप से 25 वर्ष से छोटी स्त्रियों के प्रति इस तरह की पीटने वाली घरेलू हिंसा की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। इसका कारण यौन संबंध में असमायोजन का दृष्टिकोण हो सकता है, भावात्मक गड़बड़ की बात हो सकती है, हीन भावना की बात हो सकती है, पति का शराबी होना हो सकता है। अर्थात पति, खासकर उस स्थिति में जब पत्नी 5 वर्ष से या 5 वर्ष से अधिक छोटी होती है तो उसमें भी इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा विधवाओं के प्रति हिंसा का दृष्टिकोण, इसमें ये गंभीर समस्या है भारत के संदर्भ में, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि विधवा का अस्तित्व होना, विधवा को जिंदा रहना भी ठीक नहीं है, उसको सती हो जाना चाहिए। पहले इस तरह के आरोप लगाए जाते थे, लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बनने के बाद और खासकर राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से इस चीज़ में सुधार तो हुआ, लेकिन वर्तमान समय में भी अधिनियम बनने के बाद भी विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं हो रहा है। भारत में विवाह एक तरह का धार्मिक संस्कार माना जाता रहा है और ये माना जाता है जन्म जन्मों का साथ है। ऐसी स्थिति में वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती, इसकी उसको छूट नहीं दी जा सकती। इसलिए स्त्री के सुख दुख का प्रारंभ, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सुख वहीं से समाप्त हो जाता है, दुख का प्रारंभ हो जाता है जिस दिन उसका पति मर जाता है। वो श्रृंगार नहीं कर सकती, वो एक तरह से इत्र तेल नहीं लगा सकती, सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेने से उसको रोका जाता है। मतलब आज इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद भी इस तरह की बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती हैं। अगर साथ में सास ससुर व पति के परिवार के लोग विधवा पर अत्याचार करते हैं, उसे बिना बच्चों वाली युवा विधवा, एक बच्चे वाली विधवा या अधिकांश युवा एवं प्रौढ़ विधवाओं की समस्याएं अधिक दिखाई पड़ती हैं। यानी देखा जाए तो
युवा विधवा की स्थिति बड़ी शोचनीय है। अधिक उम्र वाली विधवा अपने बच्चों के साथ रह लेती है, परिवार का अंग बन जाती है, उनका ध्यान रखती है, उनका दिशा निर्देश देती है, कार्यों में मदद करती है, लेकिन युवा विधवा को पीटा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, व्यभिचार और लैंगिक दुर्व्यवहार किए जाते हैं। इसका कारण ये भी देखने में आता है कि शक्ति, संपत्ति और काम वासना की पूर्ति के लिए एक तरह से इस तरह की बातें की जाती है। युवा विधवाओं की तरफ से कुदृष्टि, यानी उनकी तरफ कुदृष्टि रहती है समाज के लोगों की, और खासकर अशिक्षित विधवा के साथ इस तरह का ज़्यादा व्यवहार दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनने के बाद भी ये देखा जाता है कि आज भी विवाह नहीं हो रहे हैं। हालांकि इसमें कहेंगे ब्रह्म समाज आंदोलन ने बहुत सकारात्मक भूमिका अपनाई और एक अधिनियम बनवाया अंग्रेज़ों के जरिए, लेकिन इसके बनने के बाद भी आज भी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं दिखाई पड़ता। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि सास का जो सत्तावादी नेतृत्व है, सत्तावादी व्यक्तित्व है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही नारी हत्या या भ्रूण हत्या, नारी हत्या एवं भ्रूण हत्या का दृष्टिकोण भी भारत में घरेलू हिंसा में दिखाई पड़ता है। भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है। भारत ही नहीं बल्कि संसार में पुरुष प्रधान समाज ही दिखाई पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से पुत्र प्राप्ति की कामना आवश्यक माना गया है, क्योंकि वही श्राद्ध कर सकता है, तर्पण कर सकता है, मृत पिता या पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचा सकता है। उत्तराधिकारी में भी पुत्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परिवार में लड़कियों की संख्या जब ज़्यादा होती है और पुत्र हो जाए तो उसमें लड़कियों को मारने का प्रयास किया जाता है। माता के गर्भ में नारी शिशु को मार दिया जाता है और जन्मने के बाद उसको लगातार इस तरह की चीज़ें अनेक राज्यों में देखने में आती है। दहेज के लोभ में बहू को जला दिया जाता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, गला घोटा जाता है आदि नारी हत्या के प्रत्यक्ष रूप दिखाई पड़ते हैं। नारी हत्या में पुरुष की अपेक्षा स्वयं नारी का योगदान भी कम नहीं होता है। नारी नारी की दुश्मन है। सर्वप्रथम नारी को नारी के रूप में जो दुश्मनी या लड़ने के लिए उठना होगा, तभी वास्तव में नारी हिंसा, घरेलू हिंसा में कमी आ सकती है। हिंसा के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे स्त्रियों के प्रति आर्थिक निर्भरता। आज स्त्री निर्भर है पुरुष पर, तो इसके कारण भी एक तरह से इसका एक कारण नारी हिंसा भी कहा जा सकता है। इसके अलावा पुरुष प्रधानता भारत ही नहीं विश्व में अनेक पुरुष की प्रधानता का समाज रहता है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता, अपनी शक्ति, अपने पुरुषत्व को स्थापित करने के लिए इस तरह के लिए नारी हिंसा का प्रयोग करता है। इसलिए एक तरह से देखा जाए कि ये कारण भी महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अशिक्षा भी एक कारण है। नारी का शिक्षित होना भी ज़रूरी है, और जिस भारत में 2011 में 65% नारी ही शिक्षित, जबकि 80 से ऊपर परसेंटेज पुरुषों का शिक्षित होने का था। इस तरह से अशिक्षित होने के कारण भी वो अपने अधिकारों को नहीं जान पाती, उनके प्रति जागरूक नहीं हो पाती। इसके कारण भी घरेलू हिंसा दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ भारत में जो कुप्रथाएँ हैं सामाजिक, उनमें जैसे पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह का अभाव है, ये सब बातें भी एक तरह से घरेलू हिंसा के लिए जिम्मेदार कही जा सकती हैं। पारिवारिक तनाव, आए दिन घरों में पारिवारिक तनाव के कारण भी घरेलू हिंसा दिखाई पड़ती है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, वो भी एक तरह से घरेलू हिंसा को इंगित करते हैं। पीड़ितों द्वारा भड़काना, अगर कोई स्त्री पीड़ित है और ऐसे लोगों से मिलती है जो उसके पति को कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसी स्थिति में भी कई बार घरेलू हिंसा का दृष्टिकोण दिखाए अनेक स्त्रियां शिकार बनती हैं। इसके साथ साथ भारत में नशे की प्रवृत्ति भी घरेलू हिंसा की तरफ इंगित करती है। जैसे कि पति अगर शराबी है, कोई नशा करता है, तो ऐसी स्थिति में, नशे की स्थिति में भी वो अपनी पत्नी को पीटता है, उसको गाली गलौज करता है। इस तरह ये नशा की प्रवृत्ति पर भी रोक लगने का दृष्टिकोण है। यानी नशा भी तरह से इसका एक कारण कहा सकता है। इसके उपाय भी देखे जाते हैं। अगर उपाय देखे जाएं तो इसमें विशेष रूप से नारियों के लिए रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक वो डिपेंडेंट है पुरुषों पर। अगर उनको रोज़गार मिलता रहेगा, रोज़गार करती रहेंगी, तो ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा पे कुछ कमी आएगी। इसके अलावा आश्रय की व्यवस्था, बहुत सारी स्त्रियाँ अगर अपने घर में पति द्वारा निकाल दी जाती, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ रहेगी, ये सोच के वो भी वहीं पड़ी रहती है और पीड़ित होती रहती है। ऐसी स्थिति में उनके आश्रय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई बार उसका पिता भी उसको घर पर नहीं रखता। ऐसी स्थिति में आश्रय की व्यवस्था होने से भी घरेलू हिंसा पर रोक लग सकती है। शिक्षा की सुधार, नारी को अत्यधिक शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो
एक तरह से शिक्षित होने के बाद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी तो निश्चित रूप से ये समस्या समाप्त हो सकती है। दंड की व्यवस्था, सख्त दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि दहेज निरोधक अधिनियम 1961 बना, उसमें सख्त सज़ा के प्रावधान भी है, जुर्माना भी है, जेल भी है, लेकिन और सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। घरेलू उत्पीड़न से संबंधित कानूनों को और सख्त करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा पे रोक लगाई जा सकते हैं। इसके अलावा महिला न्यायालयों की व्यवस्था, हालांकि महिला न्यायालय बने हुए हैं, लेकिन उसमें विशेष रूप से नारी के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले को तुरंत प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसकी घरेलू हिंसा को रोका जा सके। कानूनी सहायता, बहुत सारी ऐसी स्त्रियाँ हो सकती हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, ऐसी स्थिति में उनको फ्री कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सरकार द्वारा इस तरह की सहायता या NGOs द्वारा कानूनी सहायता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ महिला संगठनों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि वो महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इसके साथ साथ मेन बात जो है वैचारिक परिवर्तन। जब तक कि वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक लोग की विचारधाराओं में बदलाव नहीं होगा, लोग की सोच में बदलाव नहीं होगा, तब तक नारी हिंसा, घरेलू हिंसा बंद नहीं होगी। और इसके लिए बुद्धिजीवियों को सामने आना होगा, इसके लिए पढ़े लिखे लोगों को सामने आना पड़ेगा, पढ़े लिखी नारियों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पढ़ी लिखी नारियाँ, पढ़े लिखे पुरुष सामने नहीं आएंगे, घरेलू हिंसा समाप्त नहीं होगी। आज न्यूज़पेपर खोल के देखिए तो एक ना एक एग्जाम्पल आपके सामने घरेलू हिंसा का दिखाई पड़ता है। अगर उस एग्जाम्पल को डिलीट करना है, अगर उस एग्जाम्पल को समाप्त करना है, तो इसके लिए जागरूक होना होगा, लोग की विचारधाराओं में बदलाव करना पड़ेगा, उनके वैचारिक दृष्टिकोणों में बदलाव करना पड़ेगा और एक ऐसी विचारधारा डेवलप करनी पड़ेगी जिससे नारी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि नारी पुरुष बराबर हैं। ये समाज तभी चल सकता है जब नारी पुरुष इक्वल रहेंगे। अगर एक भी डगमगाया तो समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी और इस अव्यवस्था से समाज तहस नहस हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ दोनों हैं, दोनों साथ चलेंगे तो समाज सही ढंग से चलेगा। आगे फिर बात करें।